हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर 1 का लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, है ना। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या था? हमारा फर्स्ट था हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें हमने जाना था कि पदार्थ होता क्या है, यानी पदार्थ क्या होता है कि जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, जिन्हें हम जनरली अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सके, है ना, देख सकें, छू सकें, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ। अब आपका सेकंड चैप्टर क्या है? शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ। देखिए क्या है? शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, प्योर एंड इम्प्योर मैटर, है ना। तो अब हम सिंपली जरा इसको जानते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध होता क्या है। पहले तो हमने ये जाना कि पदार्थ क्या होता है। अब सिंपली जो पर्सन होगा, जो एक साधारण व्यक्ति होगा, वो शुद्ध पदार्थ क्या समझेगा? वो शुद्ध पदार्थ को क्या ही बताएगा? मतलब उसके लिए शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होगा कि कोई भी वस्तु जिसमें मिलावट ना हो। वो तो यही कहेगा ना, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए दूध, है ना। दूध उसके लिए कौन सा शुद्ध होगा? जिसमें पानी ना मिला हो। अब घी उसके लिए कौन सा होगा? शुद्ध, जिसमें वनस्पति घी ना मिला हो, तो वो उसके लिए कौन सा होगा? शुद्ध। लेकिन अगर हम इसी वैज्ञानिक तरीके से देखें इन्हीं पदार्थों को, तो क्या होगा? वैज्ञानिक जो होंगे इनको अशुद्ध बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि जो आपका दूध होगा वो उसमें जल, वसा, प्रोटीन, वो सब, इन सब चीजों का मिश्रण होता है ना। क्या होता है आपका दूध जो होगा वो किस किस का मिश्रण होगा? एक तो आपका जल हो जाएगा, फिर दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका वसा, है ना। जल, वसा और प्रोटीन। तो ये तीन चीजों का मिश्रण होगा, तो दूध क्या होगा? वो दूध को क्या बताएगा? अशुद्ध बताएंगे वैज्ञानिक, है ना, क्योंकि इसमें जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण है। अगर हम घी की बात करें तो घी जो होते हैं वो कई प्रकार की वसाओं का मिश्रण होता है ना, कई तरह के वसाओं का मिश्रण। ठीक, तो जो सिंपली आप लोग, जो एक सिंपल पर्सन होगा वो किस तरह से शुद्ध पदार्थ जानेगा और अशुद्ध पदार्थ क्या जानेगा, और साइंटिस्ट उसको किस तरह से जानेंगे, ये हमने जाना, है ना। अब हम जरा बात करते हैं कि हमने आपको द्रव्य का वर्गीकरण बताया था। तो अब हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? द्रव्य का वर्गीकरण। हमने आपको द्रव्य का वर्गीकरण बताया था। उसमें क्या था? द्रव्य जो था वो आपका दो प्रकार से विभाजित था, है ना। एक तो था आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या था आपका? रासायनिक वर्गीकरण। क्या था बच्चों? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, अब जो था भौतिक परिवर्तन था वो आपका तीन प्रकार का था मुख्यतः। इसको वैसे तो चार, पांच, चौथी और पांचवी अवस्था भी बताई थी मैंने आपको, बट जो आपका मुख्यतः होगा वो तीन अवस्थाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? एक तो आपका ठोस हो जाएगा, दूसरा द्रव था, तीसरा गैस था, है ना। अब जो आपका भौतिक वर्गीकरण था इसको हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट में। ये किसमें था आपका? चैप्टर फर्स्ट। इसका अध्ययन किया हमने चैप्टर फर्स्ट में। अब जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है यह आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होगा आपका? मिश्रण। आप इसको शुद्ध और मिश्रण एक ही, शुद्ध और मिश्रण एक ही बात होगा, ठीक है। तो जो आपका भौतिक वर्गीकरण था इसको हमने अध्ययन किया था अपने फर्स्ट चैप्टर में। अब जो आपका जो रासायनिक वर्गीकरण होगा इसको हम अध्ययन करेंगे अपने दूसरे चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ। अब इसमें आपको रासायनिक वर्गीकरण दिया है कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ये दो तरह का होगा।
एक तो आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होगा, मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ जो होगा वो भी दो तरह से डिवाइड होता है, एक तो आपका होगा एलिमेंट और दूसरा होगा आपका कंपाउंड, है ना। क्या है, तत्व और क्या होगा, कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक, यह आपका शुद्ध प्रकार होगा। अब जो तत्व होगा वो भी तीन प्रकार से होता है, एक तो आपका धातु हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा धातु, दूसरा क्या हो जाएगा आपका उपधातु, तीसरा क्या होगा अधातु। तत्व तो आपका तीन प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, धातु, उपधातु और अधातु, ठीक। अब कंपाउंड जो होगा यानी आपका यौगिक होगा वो आपका दो प्रकार से वर्गीकरण होगा, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक, यह आपका यौगिक का प्रकार हो जाएगा। अब यही अगर हम मिश्रण को देखें तो मिश्रण क्या होगा, वो आपका दो प्रकार से डिवाइड होता है, एक तो आपका होगा समांगी मिश्रण, क्या होगा समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होगा आपका विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण जो होता है वो भी आपका दो प्रकार से डिवाइड होता है, एक तो आपका इसमें निलंबन आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा आपका कोलॉइड, ठीक है। जो आपका विषमांगी होगा वो आपका दो प्रकार से आएगा, समांगी जो होता है इसको हम विलयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, विलयन भी कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया भाई, आपका पदार्थ है उसका हम रासायनिक वर्गीकरण इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपका रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर आपके दो प्रकार का वर्ग होगा पदार्थ, एक तो आपका होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या होगा मिश्रण, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, क्या होगा मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। दोनों को याद रखिएगा, आपका एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि अशुद्ध पदार्थ बताइए क्या होगा, या फिर ये भी पूछ लेगा कि मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों तरह से पूछ सकता है, तो आपको दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है, ठीक है। आप बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसका संगठन हर एक जगह एक जैसा होता है और जिसके गुण भी समान होते हैं, जिसका संगठन एक जैसा होगा हर जगह, है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। अर्थात में अगर हम देखें तो अर्थात में क्या आएगा कि जिस पदार्थ में सिर्फ एक ही प्रकार के कण हो, जिस पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हो, जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लें तो जैसे आपका इसमें दे रहा है गोल्ड, है ना। अगर हम गोल्ड को देखें तो क्या होगा, इसके जो कण होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे इसका संगठन करेंगे तो इसमें हर एक तरह में एक ही प्रकार के कण आएंगे, तो ये आपका किस में जाएगा, शुद्ध में जाएगा। अब जो तत्व व यौगिक, हमने अभी आपको बताया था शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तो तत्व व यौगिक किसमें आते हैं, ठीक है। जानते हैं तत्व के बारे में, तत्व क्या होता है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे सरल अणुओं में विभाजित ना किया जाए, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, वो क्या कहलाएगा, आपका तत्व कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन जो होता है उसका जो प्रतीक होता है वो आपका O होता है, ठीक है। तो आप इसको किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं, नहीं विभाजित नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आपका कार्बन, आप कार्बन को ले लीजिए, इसको भी आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, इनको आप सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अब तत्व जो होता है वो द्रव्य तत्व क्या होगा, वो द्रव्य की ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, है ना। तत्व का होगा द्रव्य की ठोस, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। द्रव्य यानी पदार्थ, इसको यहाँ पे पदार्थ लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पदार्थ की ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। अब ठोस में अगर हम बात करें तो जैसे आपका हो जाएगा सोडियम, ये दे रहा है,
ये किस में होगा? ये ठोस में होगा। कार्बन, पोटेशियम, ये आपके सभी ठोस में है। ये तत्व के ठोस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम द्रव की बात करें तो आपका पारा और ब्रोमीन। देखिए पारा जो होता है, पारा और ब्रोमीन, अब पारा और ब्रोमीन आपके दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका पारा और ब्रोमीन दोनों ही इंपॉर्टेंट इसलिए बताए हैं क्योंकि आपका ये 9th में भी इंपॉर्टेंट है और 10th में भी इंपॉर्टेंट है। 9th में भी आ सकता है और 10th में भी आ सकता है। अब कैसे आ सकता है? जो आपका पारा होता है वो कमरे के सामान्य ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, जबकि जो आपका पारा होता है वो धातु होता है। ठीक है, और जो आपका ब्रोमीन होगा वो भी कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, लेकिन वो अधातु में आ जाता है। ठीक, अब हम तत्व पढ़ रहे हैं तो तत्व में धातु और धातु दोनों ही आते हैं और धातु भी आता है, इसीलिए आपका पारा ब्रोमीन दोनों एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब जो आपकी गैस की बात करें तो गैस में कौन कौन से तत्व होंगे? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अभी हमने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल बताया था। ऑक्सीजन को सरल अणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो आपका किस में जाएगा? वो आपका तत्व में जाएगा। समझ में आई बात? आगे चलिए आगे देखते हैं कि इसमें तत्व के जो टाइप होते हैं उसको। मेटल्स, वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म जैसे चमक, यानी जो आपका धातु होगी उसमें चमक होगी, है ना, या आपका धातु की विशेषता हो जाएगा। धातु क्या होगी? उसमें चमक होगी। और क्या होगी? कठोरता होगी। जैसे कि आपका गोल्ड है, इसमें क्या होगी? कठोरता होगी। ठीक है, इसमें धातुओं के दिए गए हैं। क्या होगी? आघातवर्धीयता होगी। अब आघातवर्धीयता क्या होती है? जिसको पीट कर हम चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकें। तो आपका सोना चांदी इनको पीट कर आप क्या कर सकते हैं? चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तन्यता होगी। तन्यता क्या होता है ना? तन्यता का अर्थ होगा कि आप उसको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर सके, यह आपका तन्यता का गुण कहलाएगा। धातुओं में तन्यता का गुण होता है। आपका जो गोल्ड होता है वो 1 ग्राम गोल्ड से चेंज करते हैं। कलर चेंज कर रहे हैं। चलिए, आपका जो 1 ग्राम गोल्ड होगी, है ना, इससे कितना लंबा तार बन सकता है? 2 किलोमीटर, 2 मीटर लंबा तार बन सकता है ना। कितना लंबा बन सकता है? 2 मीटर लंबा तार बन सकता है। तो ये आपका इसमें कौन सा गुण हो जाएगा? ये आपका तन्यता का गुण हो जाएगा धातुओं में। अब बात करें विद्युत एवं ऊष्मा चालकता आदि दर्शाते हैं। ऊष्मा चालकता यानी धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः आपकी क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती है। ये सारी चीजें क्या होंगी? धातु कहलाते हैं। एक बार इसको फिर से जान लेते हैं। वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा धात्विक गुणधर्म जैसे चमक, कठोरता, आघातवर्धीयता, तन्यता यानी तार के रूप में परिवर्तित करना, विद्युत एवं ऊष्मा चालकता यानी जिसमें जो होगा आपका विद्युत का सुचालक होगा, है ना, धातु कहलाते हैं। अब सुचालक और कुचालक क्या होता है? सुचालक जैसे आपका कुचालक और सुचालक में अंतर ये होता है कि लकड़ी होगी उस पर करंट नहीं आएगा। विद्युत आप इलेक्ट्रिसिटी जान सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो आपका सोना चांदी होगा इनमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। ठीक है, ये जो होता है उसके सुचालक होते हैं। और जो आपका कुचालक में आपका लकड़ी वगैरह आ जाएगी, ये क्या होते हैं? ये आपके उसके विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और बात, अगर लकड़ी जो होगी वो गीली होगी तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी अगर सूखी है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर लकड़ी अगर आपकी गीली है तो उसमें विद्युत करंट दौड़ेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है।
अब क्या है, पारा धातु होते हुए भी कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपका पारा है वो धातु होते हुए भी कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है ना। तो जो पारा होगा वो धातु होते हुए भी कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है और ये आपका 10th में भी कई बार देखा गया है। जो पारा होता है वो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वो धातु होते हुए भी। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सी धातु है जो क्या होती है कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। आपको 2-4 ऑप्शन दे दे और पारा दे दे, ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, पारा सही हो जाएगा। आगे क्या है, आगे है आपका अधातु। क्या है, अधातु, है ना, नॉन मेटल्स। अब अधात्विक गुण कौन कौन से होते हैं इनको जानते हैं। अभी हमने क्या जाना था कि धातुओं में कौन कौन सा गुण होता है, अब हम जानते हैं कि अधातुओं में कौन कौन सा गुण होता है। तो कौन सा होता है, ये तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। वो कैसे थे, विद्युत के धनात्मक थे। ये कौन से हैं, विद्युत के ऋणात्मक, है ना। अधात्विक गुणधर्म जैसे चमकहीनता, यानी इसमें क्या होगा, धातु में क्या होगी, चमक नहीं होगी, ठीक है। इनमें भंगुरता, भंगुरता से अर्थ जो होता है इनको इन पर प्रहार करने से ये क्या होगा, ये टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे। तो इसमें भंगुरता का जो होता है, भंगुरता होती है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मीय कुचालकता, यानी अभी हमने आपको बताया था कि जो कुचालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा का प्रवाह ना हो सके, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कुचालक कहलाएगा, ठीक है। आगे चले, आगे दर्शाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या होगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो विद्युत के ऋणात्मक होंगे, तथा अधात्विक गुणधर्म जैसे चमकहीनता, भंगुरता, विद्युत एवं ऊष्मीय कुचालकता आदि दर्शाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। और क्या होगा, इसमें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। पीटने पर क्या नहीं होगा, आपका ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। धातुओं में क्या होता है, जो अब जब उनको पीटते हैं या आपस में टकराते हैं तो उसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आपके इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, कौन कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपके जो होंगे अधातु होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं उपधातु के बारे में। अच्छा, इसको भी जान लेते हैं कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होगा वो आपका कार्बन का अपर रूप होता है, वो कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। क्या होगा इसमें, ये क्या होती है, अधातु। ग्रेफाइट क्या होती है, अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। सॉरी, ये आपका इंपॉर्टेंट में चला जाएगा, ये भी आपका विकल्प में पूछ सकता है। ये आपका क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। ये आपका अपवाद में जाएगा, है ना, ये आपका किस में जाएगा, अपवाद में जाएगा। आगे जानते हैं उपधातु। उपधातु क्या होता है, तो वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या होगा, वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपके उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपका धातु में क्या था, धातु में था आपका चमक होगी, है ना, क्या होगी, आघातवर्धनीयता होगी। और अधातु में क्या होगी, अधातु में भंगुरता होगी, उसमें चमकहीनता नहीं होगी। तो कुछ पदार्थ आपके, कुछ तत्व ऐसे होंगे जिसमें आप क्या होगा, उनमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे। दोनों के जो आपके गुण होंगे वो आपके उपधातु में पाए जाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उपधातु। हम आगे बात करते हैं यौगिक की। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ को जाना, तत्व को जाना, तत्व के जो 3 प्रकार होते हैं, धातु, उपधातु, अधातु, इनके बारे में जाना। अब जो आपका शुद्ध पदार्थ होता है उसका दूसरा टाइप होता है यौगिक। क्या होता है, यौगिक यानी कंपाउंड्स, है ना। अब इसको जानते हैं कि आपका यौगिक क्या होता है। इसको देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों
निश्चित क्या होगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहेंगे हम, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक। यानी आपका जैसे कि आपको कुछ भी दे दिया जाए उसमें आपका निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाए। जैसे आपको इसमें दे रहा है NaCl, इसमें NaCl, CO2, ये सब क्या होगा, इसमें निश्चित अनुपात में आपके रासायनिक संयोग से बनाए जाएंगे। यह आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको दे दिया जाए चलिए, अगर आपको इसमें बात की जाए H2O, यौगिक में अगर आपका एक ले लें जल, एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, जल। ठीक है, तो जल में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, है ना। अब जो इसमें जल होगा उसमें निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाएगा। इसमें इसका अनुपात कितना होगा, 1:8। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि आपका हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 1। कितना होगा, 1। यह आपको हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे हाइड्रोजन वगैरह होता क्या है। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और आपका जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसको जब आप संयोग करके बनाते हो तो इसका जो अनुपात आएगा वो 1:8, यानी इसका एक निश्चित अनुपात होगा, उसके बाद ही जल का आपका क्या होगा, निर्माण होगा। तो आपका किस में आ जाएगा, यौगिक में आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका यौगिकों के गुण और लक्षण। यौगिकों के गुण और लक्षण, इनके बारे में बात कर लेते हैं। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके उसके मूल तत्वों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हमने आपको अभी जल का एग्जांपल बताया था। ठीक है, जब उसको उनका जो निर्माण करेंगे और रासायनिक संयोग करेंगे तो आपका जल का निर्माण होगा। अब क्या होगा, जैसे कि आपको इसमें जल देना है, हम जली के एग्जांपल से समझते हैं। आपको H2S का जो फॉर्मूला होता है, अब जल से क्या हो रहा है, इसमें हमने अलग अलग इसको तोड़ दिया, है ना। हाइड्रोजन अलग कर लिया और ऑक्सीजन अलग कर लिया, तो आपका इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। यानी इसमें क्या होगा कि अगर हम इसका संयोग करके एक नया पदार्थ बना सकते हैं तो उसको अपघटित करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। यह आपकी यौगिक की विशेषता हो जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे है आपका यौगिक, इसमें क्या होगा, गुणों में अंतर, डिफरेंस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यानी इनके जो तत्व जो होंगे, जिनके संयोग से हम इनको बनाएंगे, उसका कुछ और रिएक्शन होगा और जब बनेगा उसका कुछ और होगा। तो कैसे होगा इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, हमने क्या लिया, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, वो एक ज्वलनशील एवं विस्फोटक गैस होती है। क्या होती है, ज्वलनशील होती है ना। और जो आपका ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी जलन में सहायक होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो आपका आग बुझाने में किसकी सहायता ली जाती है, गैस की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की नहीं ली जाती है। ठीक है, तो आपकी जो ऑक्सीजन क्या होती है वो जलन में सहायक होती है। तो अब जब इनका संयोग करेंगे तो आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल। क्या बन रहा है, जल। अब जल क्या है, वो आपका आग बुझाने में सहायक है। क्या है, आग बुझाने में। अभी आपने इसमें क्या देखा था, जो आपका हाइड्रोजन है वो ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन है वो क्या होता है, वो जलन में सहायक है। लेकिन इनसे जब एक हमने नया पदार्थ बनाया, एक नया पदार्थ का निर्माण किया, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका आग बुझाने में सहायक बन गए। यानी इसके जो गुण होंगे वो पूरी तरह से भिन्न होंगे। क्लियर हुआ सभी को? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। अब तक आपने कितना सीखा, देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ को।
तो उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे कि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसको सीखा, कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तत्व है। फर्स्ट दे रहा है आपका वायु, जल, मिट्टी और ऑक्सीजन। तो आपका इसमें कौन कौन से दे रहा है, वायु, जल, मिट्टी और ऑक्सीजन। इसमें आपको बताना है कि तत्व क्या है। तो हमने अभी आपको तत्व की डेफिनेशन बताई थी। तत्व क्या होता है, जिसको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किसी भी सरल अणुओं में विभाजित ना किया जा सके। तो आपको वायु को किया जा सकता है। वायु क्या होगा, वो आपका एक मिश्रण में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें आपकी नाइट्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होगी, आर्गन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जब गैसें होती हैं इन सबका मिश्रण जो होता है वो हमारे वायुमंडल में होता है, यानी वायु में होता है। ठीक, जल जो है वो आपका किस में आएगा, जल आएगा आपका यौगिक में। किस में आएगा, यौगिक में, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। ठीक, मिट्टी जो होगी वो भी आपकी तत्व नहीं होगी। अब बचा क्या, आपके पास क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सही होगा। अब ऑक्सीजन कैसे सही होगा भाई, ऑक्सीजन का जो तत्व होता है वो क्या होता है, O। अब आप ऑक्सीजन को किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा सरल अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते। हाँ, ऑक्सीजन के संयोग से आप एक नया पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इसको विभाजित नहीं कर सकते। आगे दे रहा है, निम्नलिखित में से यौगिक है। क्या पूछा गया है, यौगिक है। तो आपके सेम ही है, बस आपका ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लिख दिया गया ऑप्शन में। तो आपको इसमें बताना है कौन सा यौगिक है, कौन सा नहीं है। वायु है, नहीं होगी। नाइट्रोजन तो पहले ही हट जाएगी, क्योंकि भाई नाइट्रोजन जो होगी वो आपकी तत्व में आएगी। ठीक है, मिट्टी भी नहीं होगी। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, आपका जल। इसमें आपका कौन सा सही होगा, जल। जल जो होगा वो आपका यौगिक में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से एक निश्चित अनुपात में बनता है, इसीलिए जो आपका जल आएगा वो किस में आएगा, वो आपका यौगिक में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में उपधातु है। अब हमें इसमें बताना है कि निम्नलिखित में उपधातु है। उपधातु हमने आपको क्या बताया था, उपधातु वो होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए, है ना। तो इसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या ये सभी। तो आपका बोरॉन भी हो जाएगी, सिलिकॉन भी होगी, जर्मेनियम भी होगी। तो इसमें आपका सही कौन सा होगा, ये सभी वाला, या आपकी ये सारे जो होंगे वो आपके उपधातु में आएंगे। ठीक है, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला है आपका, निम्न में से अधातु है। क्या पूछा गया है, अधातु है। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है आपका कार्बन, ठीक है, दूसरा है आपका गंधक, ब्रोमीन या ये सभी। इसमें आपको बताना है कि अधातु है। तो अधातु में हमने आपको क्या बताया था कि अधातु वो होती हैं जिनमें आपकी भंगुरता होगी, क्या होगा, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होंगी। ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, अधातु में आएंगी। तो इसमें आपका सही कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगी, इसको आपको ही बताना है। इसको आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए कमेंट वर्क है। ये मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया है, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, आगे आपका विद्युत की सुचालक अधातु है। तो विद्युत की सुचालक अधातु है, इसको जानते हैं कि आपकी विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होगी। ठीक है, तो आपका इसमें कौन कौन सा दे रहा है, कार्बन दे रहा है, ब्रोमीन दे रहा है, क्लोरीन है और ग्रेफाइट है। अभी हमने आपको एक इंपॉर्टेंट लगवाया था, उसमें क्या था, आपका ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट क्या था, वो कार्बन का अपर रूप होते हुए भी क्या था, विद्युत का सुचालक था। पढ़ा था अभी आप लोगों ने पीछे, हमने कहा था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए आ गया, है ना, ये पढ़ा था। क्या था, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होती है। इस पर मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट टिक लगवाया था, देखिए आ भी गया, है ना। क्या है, विद्युत का सुचालक। तो आपका इसमें कौन हो जाएगा, ग्रेफाइट। क्लोरीन नहीं होगा, ब्रोमीन,
ब्रोमीन जो होगा वो आपका अधातु होता है, लेकिन आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता। सेम ऐसे ही आपका कार्बन भी होगा, लेकिन आपका विद्युत का सुचालक नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन होती है? इसमें आप टिन जो होगा वो आपका नहीं होगा, ब्रोमीन जो होता है वो आपका अधातु में आता है, इसीलिए आपका ब्रोमीन भी नहीं होगा। बोरॉन जो होगा वो भी नहीं होगा। तो आपका इसमें बचा क्या? पारा। ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आपके 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके मोस्टली पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर बताइए कि द्रव धातु कौन सी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। अभी उसमें क्या दिया गया था कि कमरे के ताप पर द्रव धातु है। आप क्या कह रहा है कि द्रव अधातु है, तो इसमें द्रव अधातु कौन सी होगी? तो आपका टिन तो नहीं होगा, पारा नहीं होगा, क्योंकि वो कमरे के ताप पर द्रव तो होता है, लेकिन वो किसमें आती है? धातु में होती है। तो आपका इसमें पारा नहीं होगा। ठीक है, बोरॉन भी नहीं होगा। आप इसका अब इसमें क्या बचा? आपका ब्रोमीन। आपका जो ब्रोमीन होगा वो क्या होगा? कमरे के ताप पर द्रव अधातु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आपके अशुद्ध पदार्थों के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पढ़ाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।